Hello students, welcome to Prep IS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 8th अगस्त। शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। यहाँ पे आपको 3 बार जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाएगा और यहाँ पे मैराथन लेक्चर्स होंगे। जैसे कि एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है जो पॉलिटिका है। यहाँ पे 5 आवर्स का ये लेक्चर है, मैराथन लेक्चर है। पहली बार तो आपका कवरेज यहाँ होगा, उसके बाद सेकंड कवरेज होगा फ्राइडेज को जो लाइव डाउट सेशंस होंगे उसमें, और तीसरा रिवीजन होगा जब एमसीक्यू मॉक टेस्ट होंगे आपके सैटरडेज को। तो इस तरह से 3 बार आपका सेम करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। टॉपिक वाइज चलेंगे। 18 डेज में ये आपका पूरा जो सिलेबस है इस जो करंट अफेयर्स का उसको कवर करेंगे। डाउट सेशंस भी होंगे और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो सारी एक्सपीरियंस्ड हैं, किसी ने कई बार इंटरव्यूज़ दिए हैं तो किसी ने कई बार मेंस दिए हैं। तो कुल मिला के आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये प्रोग्राम। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में आज देयर इज नथिंग फॉर टुडे। ओके, GS2 में हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज में से पहला टॉपिक है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसकी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। देन ई रूपी एक डिजिटल वाउचर पेमेंट टाइप का आया है, इसको देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। देन पॉलिटी में हमारे पास पासपोर्ट एंड गवर्नमेंट जॉब डिनायल है, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशंस बताई गई हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि पास्ट के क्रिमिनल केसेस के बेसिस पे आपको पासपोर्ट डिनाई किया जा सके या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब देने से मना किया जा सके। देन आईआर में तालिबान इन अफगानिस्तान। तो तालिबान का जो कंट्रोल है अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है और कौन कौन सी टेरिटरीज इसने अफगानिस्तान में हथियार लिए हैं और क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, इसको देखेंगे। देन GS3 में एनवायरमेंट में से सुंदरबंस। तो सुंदरबंस में प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो ये सुंदरबंस क्या है, कैसे इधर काम हो रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है पॉल्यूशन का, इसको देखेंगे। ग्लेशियर रिट्रीट इन लद्दाख। तो देखो लद्दाख में एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे लद्दाख में ग्लेशियर का बहुत ज़्यादा रिट्रीट देखा जा रहा है। तो ये ग्लेशियर रिट्रीट कैसे होता है और क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, इसको देखेंगे। एंड GS4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। बढ़ते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की तरफ। द लोज मेक यू अप्रिशिएट द हाइज इवन मोर। तो जब जब आप अपनी जर्नी में लोज फेस करते हैं, रिमेंबर दैट दीज लोज विल मेक यू फील योर हाइज इवन मोर। तो जब आप हाइज पे पहुंचेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप लोज फेस करके आए। जैसे ट्रैक करते हैं ना माउंटेन्स पे, तो जब आप पूरा एफर्ट लगा के ऊपर पहुंचते हैं तभी तो ऊपर डेस्टिनेशन देखने का मज़ा आता है, वरना तो क्या है कहीं पे भी चले जाओ ट्रॉली में बैठ के, कोई मज़ा थोड़ी आएगा। इनफैक्ट इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे ओलंपिक से भी। हमने कल ही एक गोल्ड और ब्रोंज जीता है विच वॉज अ वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर इंडिया। तो हमने पहले इतने लोज देखे हैं स्पोर्ट्स में, और जब हमने ये हाई देखा तो वी ऑल वर लाइक क्रेजी। तो इतना सेलिब्रेशन आई डोंट थिंक कि कहीं और किसी और कंट्रीज़ में होता है। तो रिमेंबर दैट दीज लोज आर इम्पॉर्टेंट टू मेक यू फील बेटर ड्यूरिंग योर हाइज। सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट। सुंदरबंस इज नाउ ड्राउनिंग इन प्लास्टिक्स। तो सुंदरबंस जो है ये प्लास्टिक्स में ड्राउन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो साइक्लोन आए हैं यहाँ पे रिसेंटली, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइक्लोन यास आया था, तो इसके दौरान यहाँ पे रिलीफ मेजर्स लिए गए, रिलीफ पैकेजेस, फूड पैकेजेस वगैरह पहुँचाए गए थे। इन रिलीफ पैकेजेस के दौरान ये फूड पैकेजेस और जो इनका प्लास्टिक था वो तैर के आ गया सुंदरबंस की तरफ और यहाँ पे प्लास्टिक जमा हो गया है। तो ऑलरेडी ये एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम में। ये क्या है मैं बताऊंगी आपको। तो देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली सुंदरबंस हैं कहाँ और क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो देखो ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश। यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल पड़ता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला साइड है, और ये है सुंदरबंस। बेसिकली ये सुंदरबंस क्या है, ये डेल्टा रीजन है, ठीक है। तो देखो ये डेल्टा रीजन है, यहाँ पे गंगा, पद्मा, ये सारी रिवर्स यहाँ पे मिलती हैं सुंदरबंस में, ओके। और क्योंकि ये डेल्टा रीजन है तो यहाँ का इकोसिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि एक मैंग्रोव फॉरेस्ट बन जाता है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, देखो आपने कई बार देखा होगा कोस्ट पे, जैसे ये इंडिया का कोस्ट है तो इंडिया के वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में, अंडमान निकोबार वाले रीजन में, यहाँ पे आपको मेनली इन 3 रीजन्स में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में क्योंकि सुंदरबंस में, ओके।
अब ये मैंग्रोव्स होते क्या हैं? ये बेसिकली इंटरटाइडल इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है, इंटरटाइडल इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि जो मेनली कोस्ट्स होती हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की, वहाँ पे ये देखे जाते हैं और इनका मेन काम होता है कि ये सॉइल इरोजन ना होने दें और बाकी के जो वाइल्ड लाइफ है, बाकी की जो फ्लोरा फोना है उसको बचा के रखें। एक तरह से ये वॉल का काम करते हैं बिटवीन दीज कोस्ट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इतनी हाई टाइड्स और इतनी फोर्स से टाइड्स जो पड़ती हैं, ओशन की वेव्स पड़ती हैं, उससे बाकी के लैंड को ये बचा के रखते हैं। सिंपल सा मतलब इसका ये है, ठीक है। और मैंग्रोव्स मैंने आपको बताया मेजरली कौन सी लोकेशन है इंडिया में मैंग्रोव्स की, तो ये याद रखना कि ये जो सुंदरबन है ये सबसे बड़ा मैंग्रोव इंडिया का वेस्ट बंगाल में सुंदरबन से मिलता है। वास्ट कॉन्टिजियस इकोसिस्टम है मैंग्रोव्स का ये, ठीक है, एक के बाद एक मैंग्रोव्स का ही इकोसिस्टम है ये। कोस्टल रीजन में आता है बे ऑफ बंगाल के, ओके, और ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों के ऊपर फैला हुआ है। डेल्टा रीजन में है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा इसको बोल सकते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम इसको बोल सकते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर्स का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, डेल्टा बनाती हैं ये तीनों रिवर्स यहाँ पे, ठीक है, सुंदरबंस में। अब सुंदरबंस एक नेशनल पार्क भी बना है 1984 में, ओके। फिर सुंदरबंस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुआ था 1987 में, ओके। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। अभी 2019 में ही इसको रामसार कन्वेंशन में ऐड किया गया था, ओके। इसके बाद इसमें कौन कौन से मेजर वाइल्ड लाइफ मिलती है, तो यहाँ पे एस्चुराइन क्रोकोडाइल मिलता है आपको, रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, वाटर मॉनिटर लिजार्ड मिलती है, गैंगटिक डॉल्फिन और ऑलिव रिडली टर्टल्स। इसके अलावा ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर्स भी मिलते हैं आपको। तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, तो इकलौता मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको टाइगर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रामसार कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये 1971 का कन्वेंशन है। ईरान की एक सिटी रामसार है, वहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, तो इसीलिए इसका नाम रामसार कन्वेंशन है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था 1975 से, ओके। तो जो हमारा सुंदरबन है वो भी रामसार कन्वेंशन का पार्ट है, इस लिस्ट में आता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गैंगटिक डॉल्फिन। गैंगटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है IUCN की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना स्पीशीज़ की कि IUCN की कौन सी कैटेगरी में आती है। ऑल्दो टाइम लगता है इसमें, बहुत टायरिंग काम है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, सीधा स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है गैंगटिक डॉल्फिन। और ऑलिव रिडली टर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देखो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में तो आपने बहुत सुना भी होगा, बहुत फेमस है, उड़ीसा कोस्ट पे मिलते हैं मेजरली, ठीक है। यहाँ पे भी मिलते हैं सुंदरबंस में, पर मेजरली उड़ीसा कोस्ट पे मिलते हैं, ऋषिकुल्या रिवर, गहिरमाथा कोस्ट, इन सब एरियाज में ये मिलते हैं, ओके। तो ये हमने इसका पढ़ लिया सुंदरबंस का। अब देखो सुंदरबंस जो है इसमें ये बताया गया कि साइक्लोन आने के बाद जब रिलीफ मेजर्स हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लास्टिक इस तरह से जमा होने लग गया। अब इस प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज मिला है सुंदरबंस को। कैसे? पहला तो ये कि क्योंकि यहाँ पे इतना प्लास्टिक जमा हो गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और माइक्रो प्लास्टिक्स के इंक्रीज होने से क्या हो सकता है कि जो इस वाटर बॉडी में सुंदरबंस के आसपास जो वाइल्ड लाइफ है वो इन माइक्रो प्लास्टिक्स को कंज्यूम करेगी, और इस माइक्रो प्लास्टिक्स को कंज्यूम करेगी अगर वो, तो वो फूड चेन में भी शामिल हो जाएंगे। तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं ये फूड चेन में शामिल होने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो यहाँ पे ऐड हुए हैं वो तो चलो फूड चेन में तो आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़ कि सुंदरबंस ओशन से कनेक्टेड है, बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है, तो ओशन में भी प्लास्टिक वेस्ट बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, मेंस में बहुत आता है ये, ठीक है। तो देखो यूट्रोफिकेशन में समझाती हूँ आपको। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बेसिकली देखो ये आपको रिवर बॉडी दिख रही होगी, ये आपको रिवर बॉडी दिख रही होगी, पूरी ग्रीन या ब्लूइश हो गई हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है? यूट्रोफिकेशन का बेसिक मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर जाएं किसी वाटर बॉडी में, तो जब बहुत ज़्यादा किसी वाटर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इन एनी फॉर्म, इन फर्टिलाइजर्स, वेस्ट, किसी भी फॉर्म में अगर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उससे क्या होगा? लाइफ पनपेगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है। तो यहाँ पे लाइफ किस फॉर्म में पनपती है? फाइटोप्लैंक्टन्स के फॉर्म में,
ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स के फॉर्म में यहाँ पे लाइफ पनपती है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, एल्गी बैक्टीरियल टाइप के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं और इस तरह से वाटर बॉडी की सरफेस पे जमा हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का। ठीक है, क्योंकि इतना न्यूट्रिएंट पता है यहाँ पे, इतना न्यूट्रिएंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है इस फाइटोप्लैंक्टन्स का। ओके, अब यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट लोडअप हुआ, सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट आया, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आया। ठीक है, फर्टिलाइजर या किसी भी और फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट्स फ्लोरिश हुए। प्लांट्स का मतलब यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लोरिश हुए और इन्होंने पूरी सरफेस यहाँ पे पूरी इकट्ठे हो गए सरफेस पे। अब देखो, क्योंकि ये इतना इनका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम बचेगी। ठीक है, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम बचेगी और यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वाटर बॉडी की वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूसरे भी तो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनको भी तो यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ऑक्सीजन पैदा कौन करते हैं, जो बड़े प्लांट्स होंगे फोटोसिंथेसिस करके वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरा एरिया जो है सरफेस का, ये पूरा ब्लॉक कर दिया फाइटोप्लैंक्टन्स ने, तो सनलाइट नीचे तक आ ही नहीं पाएगी, और क्योंकि सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाएगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, ऑक्सीजन क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्रिएट होने का जो साधन था वो गया, यहाँ पे डेथ होने लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स की, एनिमल्स की डेथ होने लगेगी, फिशेस की डेथ होने लगेगी। तो जब ये यहाँ पे डेथ हो गई तो इनको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज आएंगे, और जब ये बैक्टीरियाज इनको डीकम्पोज करेंगे तो ऑक्सीजन को और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो कुल मिला के ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ना के बराबर बच जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बची है तो ये हो जाता है डेड जोन। ठीक है, डेड जोन। इस डेड जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, कोई फिशेस नहीं होंगी, कोई बड़े प्लांट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ ऑफ इकोसिस्टम बोलते हैं इस फिनोमेना को, डेड जोन, डेथ ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो किस तरह से चला पूरा यूट्रोफिकेशन हुआ। यूट्रोफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसके कारण एल्गल ब्लूम हुआ। एल्गल ब्लूम यानी कि जो मैंने बताया ना आपको, फाइटोप्लैंक्टन्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम हो जाना। इसके कारण कई बार वाटर बॉडीज रेड, ग्रीन इस तरह की दिखने लगती हैं, तो ये एल्गल ब्लूम हो जाता है और इसके बाद बन जाते हैं डेड जोन या डेड इकोसिस्टम। तो देखो ये वाला जो पिक्चर है आपको दिख रहा होगा, पूरा ग्रीन कवर हो जाता है वाटर बॉडी के ऊपर, या पूरा रेड कवर हो जाता है, तो इस तरह से दिखते हैं डेड जोन या अल्गल ब्लूम्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है यूट्रोफिकेशन, डेड जोन, अल्गल ब्लूम, मीन्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल समझ आना चाहिए। नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीगैलिटी ऑफ पीएम केयर्स फंड चैलेंज्ड। तो देखो पीएम केयर्स फंड की जो लीगैलिटी है उसे चैलेंज किया गया है। पीएम केयर्स फंड क्या है पहले ये देखते हैं। तो देखो पीएम केयर्स फंड आप सभी को पता होगा, ये कोविड के टाइम पे बना था, हमारे प्रधानमंत्री जी और जो गवर्नमेंट है उन्होंने बनवाया था। ठीक है, इसमें क्या है कि आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसको यूज़ किया जाएगा किसके लिए, रिलीफ मेजर्स के लिए कोविड के टाइम पे। ओके, ये इसका काम था। अब पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। अब इसमें काम क्या था कि इसमें डोनेशंस एक्सेप्ट करते थे और इससे इन डोनेशन से रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करते थे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, अब ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, ये याद रखना, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये जो है ये डोनेशंस को अवेल करवा सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से भी, तो फॉरेनर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स इंडिविजुअली, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, हर तरह से यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। और जो भी लोग डोनेट करेंगे उनको यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा 100% का। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो हैं यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे इस फंड के। इनके अलावा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब भी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज रहेंगे इस फंड के। ओके, तो ये तो बात की हमने पीएम केयर्स फंड की। इसके अलावा एक और फंड है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड। ये भी देखो सिमिलर फंड है ऑलमोस्ट। तो देखो ये इसकी मैं आपको जानकारी दे दूं थोड़ी सी। 1948 में इस फंड को बनाया गया था, बहुत पुराना फंड है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इस फंड को बनाया था। और इस फंड का क्या काम था, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं माइग्रेट करके, डिस्प्लेस होके, उनके लिए रिलीफ मेजर्स इस फंड के द्वारा किए जाते थे।
ठीक है, इसमें अभी भी ये फंड चालू है। ठीक है, इसका काम अब ये है कि अब कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फ्लड्स या डिजास्टर कुछ भी आता है, तो इस फंड को यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट कराना है किसी को, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, या फिर एसिड अटैक सर्वाइवल्स जो होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए काम आता है ये फंड। और इसका जो डिस्बर्सल होता है, इससे जिसको भी पैसा मिलता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल पे ही मिलता है। एक चीज़ और याद रखना, इन दोनों फंड्स में कोई बजटरी एलोकेशन नहीं है। ठीक है, बजटरी एलोकेशन इसमें नहीं होता है, मतलब अलग से इसके लिए बजट पास नहीं किया जाता है, पूरी तरह से वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बेस्ड है। इस फंड में भी जो डोनेट करता है उसको 100% एग्जेम्पशन मिलता है उस अमाउंट पे टैक्सेशन से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब पीएम केयर्स फंड की लीगैलिटी को क्यों चैलेंज किया गया है, इसको देखते हैं। तो देखो, इसमें ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा मनी, पब्लिक मनी को इसमें डाइवर्ट किया जा रहा है पीएम केयर्स फंड में। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि ओशंस ऑफ मनी आर बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स ऑन एज कंट्रीब्यूशन एवरी डे। तो कंट्रीब्यूशन के नाम पे यहाँ पे हमारी पैसे को, पब्लिक मनी को गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज से डाइवर्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट इसमें एक जो एलिगेशन लगाया गया है वो ये भी है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जो फंड बनाया गया था रिलीफ मेजर के तौर पर, उसका पैसा भी आपने इसमें डाल दिया है पीएम केयर्स फंड में। तो ये गलत है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है इस फंड के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटे से इश्यूज, छोटा सा था, लेकिन देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेकंड अफगान सिटी फॉल्स इनटू तालिबान हैंड्स। तो देखो, यूएस की फोर्सेस वापस जा रही हैं। 95% जो ट्रूप्स हैं यूएस की वो वापस जा चुके हैं, 5% ट्रूप्स बचे हैं, जो बोला गया है कि 31 अगस्त तक वो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यूएस वाले यहाँ से निकाल लेंगे। अब उसके चक्कर में क्या हुआ है ना, तालिबान का होल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है अफगानिस्तान के ऊपर। जैसे कई दिनों से द हिंदू में ये न्यूज़ आ रही है कि आज इस सिटी को कब्जा कर लिया, अगले दिन इस सिटी पे कब्जा कर लिया। तो एक बार सिटीज़ के ऊपर ध्यान दे देते हैं। तो देखो, मैं आपको बताऊं तो एक मैंने देखा बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था 1998 के टाइम पे अफगानिस्तान लगभग इतना पूरा एरिया, जो नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया तालिबान के कंट्रोल में था। ठीक है, आज की डेट में ये मैप है। ठीक है, इनफैक्ट ये बीबीसी का कल का ही मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अगस्त डेट भी डली हुई है, तो यहाँ पे 6 अगस्त का ही ये मैप है। अब देखो इसमें क्या हुआ है ना, यहाँ पे जो रेड एरियाज हैं ये तालिबान के कंट्रोल में पक्की तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो येलो एरियाज हैं कॉन्टेस्टेड हैं, और जो ब्लू एरियाज हैं वो गवर्नमेंट के हैं। तो देखो, आप ये मानो कि जो ब्लू एरियाज है ना गवर्नमेंट के, जो यहाँ पे ब्लू दिख रहे हैं सिर्फ यही गवर्नमेंट के, बाकी पे लड़ाई चल रही है, फ्रिक्शन चल रहा है, और रेड वाले तो हैं ही तालिबान के। तो आज भी अगर आप देखो तो लगभग 19% जो एरिया है वो तालिबान के कंट्रोल में है। 47% एरिया जो है यहाँ का वो आज की डेट में कॉन्टेस्टेड है, मतलब इस पे अभी भी लड़ाई चल रही है। तो बहुत ज़्यादा एरिया, अगर आप इसको कुल मिला के देखो तो लगभग 60-70% एरिया जो है ये आज तालिबान कंट्रोल करना चाह रहा है। ठीक है, अब इसमें मेजर प्रोविंसेस देख लेते हैं। हेरात, जरांज, ठीक है, लश्करगाह के बारे में मैंने आपको शायद कल परसों भी बताया था। लश्करगाह पे अभी अभी इन्होंने कंट्रोल पाया है। ठीक है, फिर कांधार, काबुल और कुंदूज। तो देखो अभी ये जो मेजर एरियाज है ना, इन पे इन्होंने पा लिया है। और ये निमरोज प्रोविंस का जो जरांज एरिया है इस पे भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। ओके, अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें मैं बता दूं आपको कि अभी अभी यहाँ पे इस एरिया में शबरघान जो है, ये नॉर्दर्न प्रोविंस का एक रीजन है शबरघान, इस सिटी को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा निमरोज प्रोविंशियल एरिया जो है उसका जरांज एरिया इसमें कंट्रोल कर लिया था इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले, कल परसों की बात है, हेलमंड प्रोविंस जो है, हेलमंड प्रोविंस का इन्होंने लश्करगाह, ये मैं बता रही थी ना, ये वाला एरिया इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर पे अफगानिस्तान के रिसेंटली एक अटैक हुआ था जिसमें वो बच गए। उसके अलावा यहाँ पे जो अफगानिस्तान का जो प्रेस चीफ है उनके ऊपर अटैक हुआ, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो गई तालिबान के कारण। ठीक है, तो इस तरह से तालिबान का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान में। इनफैक्ट तालिबान जो है ना, ये अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको देखोगे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसी कंट्रीज ऊपर मिलेंगी। तो यहाँ पे इन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि इनकी तरफ बढ़ना चाह रहा है तालिबान। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कल भी कि इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है ईरान के साथ मिलके कि हम तालिबान के कंट्रोल को कम कर सकें, क्योंकि इससे हम दोनों को ही खतरा है, इंडिया को भी और ईरान को भी। पहले ही पाकिस्तान का काम है हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक कराने के लिए कि तालिबान भी आ जाए। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इससे हम इंडिया जो है वो यहाँ पे अफगान लेड पीस प्रोसेस की बात कर रही है।
ठीक है, मतलब कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और तालिबान का कंट्रोल ना हो, कोई थर्ड कंट्री का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ना हो, कि अफगान गवर्नमेंट ही स्ट्रांग बने। ठीक है, तो ये कुल मिला के पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा लद्दाख का जो ग्लेशियर है, देखा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिट्रीट कर रहा है। तो लद्दाख ग्लेशियर रिट्रीट ड्यू टू वार्मिंग लो विंटर प्रेसिपिटेशन। तो लद्दाख का एक ग्लेशियर है, क्या नाम है इसका, पेंसिंग लुंगपा। ठीक है, पेंसिल लुंगपा ये ग्लेशियर है लद्दाख रीजन में, और ये जास्कर रेंज में आता है। ठीक है, इसमें ये देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा रिट्रीट कर रहा है। अगर मैं आपको फैक्ट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा गया है कि लगभग 6.7 प्लस, तो ये 6.7 प्लस माइनस 3 मीटर से हर साल रिट्रीट कर रहा है। मतलब ये बहुत होता है। ठीक है, मतलब 3 से लेकर 9 मीटर पर एनम ये रिट्रीट कर रहा है। इतना ग्लेशियर खत्म होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। कुल मिला के ये बात है। इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं। क्या रीजंस बताए गए हैं? पहला तो कि यहाँ पे वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग हमको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। कार्बन ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं, कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग गैसेज, जब ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं तब ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके कारण यहाँ पे एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है विंटर प्रेसिपिटेशन इसका नहीं हुआ है। देखो विंटर में क्या होता है, यहाँ पे स्नो गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये विंटर प्रेसिपिटेशन अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का नहीं हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जा रहा है डेब्रिस बहुत कलेक्ट हो गया है। इस डेब्रिस कलेक्ट होने के कारण इसका अल्बीडो इफेक्ट जो है वो कम होता गया है। अब अल्बीडो क्या होता है? सपोज कि ये स्नो है, ठीक है, यहाँ कोई सरफेस है, यहाँ से सन की जो सनलाइट आती है वो आती है, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में, और ये रिफ्लेक्ट करती है। तो जब ये अल्बीडो का मतलब ये होता है कि जब ये जो सरफेस है, जब ये रिफ्लेक्ट करे बहुत अच्छे अमाउंट में ये सनलाइट को और एब्जॉर्ब ना करे, उसको कहते हैं अल्बीडो। तो ये अल्बीडो इफेक्ट स्नो का बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डेब्रिस कलेक्ट हो गया है, तो ये अल्बीडो इफेक्ट उतना काम नहीं कर पा रहा, और स्नो जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करने लगी है, जिसके कारण मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये तो पूरा मैंने आपको ये चीज़ बताई। एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये बोला गया है कि एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण समर्स में अगर प्रेसिपिटेशन होता है तो वो स्नो के फॉर्म में ना होकर अगर रेन के फॉर्म में हो गया तो ये मेल्टिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हम अब देखो ग्लेशियर के मेल्टिंग की बात करें तो पूरी बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि हिमालयन ग्लेशियर्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हिमालयन ग्लेशियर वाले रीजन ही है, यही रीजन है हिमालयन ग्लेशियर्स का, जहाँ पे मेजर जो पीक्स हैं एवरेस्ट, K2, ये सब यहीं पाई जाती हैं। दूसरी चीज़, इन्हीं ग्लेशियर से मेजर जो रिवर सिस्टम्स हैं वो ओरिजिन होते हैं, जैसे कि इंडस, ठीक है, गंगा, मेकोंग, इरावदी, ये सभी रिवर्स जो है ना वो, ये सारी रिवर्स इधर से ही ओरिजिन होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये तो बात की हमने इसकी इंपॉर्टेंस की। अब बात करें कि इसके ऊपर अभी इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ये देखा गया था कि 1970s तक लगभग 15% ये वाले ग्लेशियर्स जो हैं ये मेल्ट हो चुके थे, और अभी ये माना जा रहा है कि अगर हम कार्बन एमिशन को कम कर भी लें, अगर हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक भी लें इस सेंचुरी में, तो भी 2100 आते आते इसका 36% जो है ग्लेशियर का वो मेल्ट हो चुका होगा, ये रिट्रीट हो चुका होगा। तो दैट इज़ अ वेरी बिग लॉस। और देखो इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ग्लेशियर के मेल्ट होने से। पहला तो शुरुआत में रिवर फ्लो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब मेल्ट हो गया तो रिवर फ्लो तो बढ़ेगा ही। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आगे जाके ये रिवर फ्लो कम होने लगेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स कम हो गए तो ओरिजिन होगा कहाँ से रिवर का, पानी मिलेगा कहाँ से रिवर्स को, तो ये रिवर फ्लो कम होने लगेंगे, जिसके कारण हमारा पावर जनरेशन भी कम हो सकता है। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो हमें मिलेगा कम पानी, वो तो है ही। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ये है कि वाटर शॉर्टेज हो जाएगा फार्मर्स के लिए, क्योंकि देखो फार्मर्स रिवर्स का यूज़ करते हैं, वाटर कैनाल्स का यूज़ करते हैं, तो ओवर द टाइम जब रिवर फ्लो कम होगा तो यहाँ पे फार्मर्स को भी प्रॉब्लम होगी, तो फूड सिक्योरिटी का भी एक इशू हो सकता है हमारे लिए। ओके, देन ग्लोबल सी लेवल राइज। तो देखो इस ग्लोबल सी लेवल राइज तो इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके कारण जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनका डूबना तो पक्का है। इसके अलावा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं हो सकता है वो भी कम हो जाए, बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाए हमारे यहाँ पे।
इसके अलावा इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं इंडिया ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कुल मिला के देखो ये सीधे इनिशिएटिव नहीं है, ये कुल मिला के ये बात कर रहे हैं कि कार्बन एमिशन हमको कम करना है सो दैट हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक हमारा इनिशिएटिव है। देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन है, बैटरी कार्स या फिर फेम इंडिया आपने सुनी होगी स्कीम, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन कर दिया है हमने, ठीक है। एसडीजी गोल्स हमने सेट किए हैं कि 2030 तक हमको ये एसडीजी गोल्स को अचीव करना है सो दैट हम इन जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनसे बच सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हाउ विल डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम वर्क। तो डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम किस तरह से काम करने वाला है ये पूरा इस आर्टिकल में बताया हुआ है। तो ई रूपी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे चैनल पे एक इसके रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो भी है। तो ई रूपी बेसिकली क्या है, ये एक डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम है। कैसे काम करता है, देखो इसमें क्या है कि सपोज ये एक पर्सन है, इस पर्सन के पास ये एक मोबाइल है, इस मोबाइल पे इसको एक क्यूआर कोड या एक एसएमएस मिलेगा। इस क्यूआर कोड या एसएमएस को लेकर ये किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को, गवर्नमेंट बेनिफिट को, जो भी वेलफेयर स्कीम है उसको अवेल कर सकता है अगर ये बेनिफिशियरी है तो एक ये प्रीपेड यूपीआई की तरह काम करेगा, ठीक है, प्रीपेड यूपीआई की तरह। इसमें क्या होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे वैक्सीन लगवानी है कोविड की, ठीक है। अब ये कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए अगर मैं आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हूँ तो फिर मेरे पास एक यहाँ पे मोबाइल में एक क्यूआर कोड या एसएमएस आएगा जिसको मैं वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके दिखा सकती हूँ, वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, कोड आ जाएगा मेरे मोबाइल पे और फिर मुझे वैक्सीनेशन लग जाएगी। तो इसमें कोई प्रिंट आउट का नाटक नहीं है, कुछ नहीं है। और इसे अभी सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री यूज़ कर रही है, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए, आयुष्मान भारत स्कीम के लिए, लेकिन इसे प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ कर सकता है और दूसरी मिनिस्ट्रीज भी आगे जाके यूज़ करेंगी अपनी वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता है एज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलफेयर के लिए लोगों की इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है, एनपीसीआई ने किया है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि इसको अभी तक हमने और किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए यूज़ नहीं किया है। इसका एम ये था कि हमें टारगेटेड डिलीवरी करनी है, ठीक है, जो भी सिटीजन है उसको हम टारगेटेड डिलीवरी करें। और डीबीटी को भी हमने यहाँ पे इजी बनाने की कोशिश की है, ठीक है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसको भी हमने इजी बनाने की कोशिश की है थ्रू दिस सिस्टम। ओके, अब देखो ई रूपी जो है एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है, पहली चीज़, डिजिटल पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल मैनर में इसको यूज़ किया जाएगा बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी इन्वॉल्वमेंट के बिना इंटरमीडियरी की यहाँ पे सिर्फ सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी। और यहाँ पे अलग अलग सर्विस डिलीवरीज के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ड्रग्स के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के लिए, टीबी इरेडिकेशन के लिए। तो मैंने बताया ना आपको, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही अभी इसको यूज़ कर रही है शुरुआत में। तो ओके, पहली चीज़ तो ये हो गई। देखो अब यहाँ पे ये जो डिजिटल वाउचर है इट कैन बी रिडीम्ड बाय बेनिफिशियरीज फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज, ठीक है। तो स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, एक ई वाउचर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसएमएस आ जाएगा आपके पास। इसको प्राइवेट एंटिटीज़ और गवर्नमेंट दोनों यूज़ कर सकती हैं। प्राइवेट एंटिटीज़ मैंने बताया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे आइडिया है, द आइडिया हियर इज टू ट्रैक एंड ट्रेस द हाउ द सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स गिवन टू द सिटीजन आर यूज्ड, ठीक है। तो ये ट्रैक करना यहाँ पे एम है इसका। और यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज ये भी ट्रैक रखेंगी कि कितना फंड्स उन्होंने एलोकेट कर दिया है और एक तरह से एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो पाएगी। ओके, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है, प्रीपेड सिस्टम है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, कोविड वैक्सीनेशन की मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया यहाँ पे, ऑलराइट। अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर ये ई रूपी हमको यूज़ करना है अच्छी तरह से तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके लिए। तो देखो चैलेंजेस क्या है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में। पहला तो जेंडर गैप बहुत है मोबाइल पेनिट्रेशन में। मोबाइल यूजुअली मेल जो पर्सन है फैमिली का वो ओन करता है, फीमेल की ओनरशिप मोबाइल्स में बहुत कम है। अर्बन एरियाज़ में तो है, रूरल एरियाज़ में बहुत कम है। इंटरनेट पेनिट्रेशन का इशू है, चलो इंटरनेट तो इतना यूज़ भी नहीं होता, मेनली मोबाइल का काम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड भी है इस मोबाइल पेनिट्रेशन में। इकोनॉमिक बैरियर्स भी हैं कि पुअर क्लास वाले लोगों के पास कई बार होता है कि मोबाइल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर गैप तो है ही, और यहाँ पे एक रूरल अर्बन वाला भी गैप है, लेस एजुकेटेड मोर एजुकेटेड वाला भी गैप है, पुअर और रिच वाला भी गैप है यहाँ पे। और इसमें ये भी देखा गया है कि 2020 में
2020 में लगभग 42% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन था, ओनरशिप थी। 51% की कोशिश की जाएगी कि 51% पेनिट्रेशन हो जाए मोबाइल्स का बाय 2025 तक 51% पेनिट्रेशन करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि इन स्कीम्स को यूज़ किया जा सके ई रूपी वाली। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर यू ऑल। 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन की टेस्ट है। कमेंट सेक्शन में बताना है, इस आर्टिकल के बाद समझते हैं उसको, ठीक है। माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है टेस्ट का। सो रिजेक्शन वे आउट। देखो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको यहाँ पे इनएलिजिबल करार किया जा सकता है आपके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, जो भी आपका रिकॉर्ड है उस बेसिस पे। तो देखो अभी क्या हुआ है ना कि जम्मू कश्मीर में ये सर्कुलर जारी किया गया है कि किसी को भी पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब देने से पहले उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या पास्ट में वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल था, स्टोन पेल्टिंग जैसी कोई चीज़ तो नहीं की उन्होंने, कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे पब्लिक डिस्टर्बेंस हुआ हो। ये सारी चीज़ें देखने को कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब को डिनाई कर सकती है आपको गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट रिकॉर्ड्स। तो देखो इसका आंसर है हाँ, कर सकती है। कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब आपको देता है तो आपका पहले वेरिफिकेशन होता ही है, ठीक है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता ही है, आपके एंटीसीडेंट्स का पता लगाया जाता है कि पास्ट में आपने क्या क्या किया है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आपके पास्ट का पता लगाया जाएगा तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है कि आपने कभी भी, आप अरेस्ट नहीं हुए, आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, आप पास्ट में प्रोसिक्यूट नहीं हुए हो, ये सब आपसे फॉर्म भराया जाता है। इसके अलावा स्टेट भी ये देखता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। इसके अलावा अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई तो आप नहीं होते हो क्रिमिनल रिकॉर्ड के केस में, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसके पास ये डिस्क्रिशन आ जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड के केस में कि चाहे तो आपको वो नौकरी ना दे, ठीक है। तो ये एप्लीकेंट के कैंडिडेचर जो है उसको कैंसिल करने का डिस्क्रिशन एम्प्लॉयर के पास आ जाता है। तो एम्प्लॉयर्स आर नॉट बाउंड to appoint anyone with the criminal record, but they do have the discretion to consider the nature of pending cases, ठीक है। तो चाहे एम्प्लॉयर तो ये देख सकता है कि क्या पेंडिंग केस जो है वो इतना जो सीरियस नहीं है तो आपको रख भी सकता है नौकरी पे, तो ये पूरा इशू है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगर होता है कि अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई है, सप्रेस की है, तो आपके अगेंस्ट भी केस बन सकता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली है तो आपके अगेंस्ट केस तो बनेगा ही, अगर आपको नौकरी मिल गई है तो टर्मिनेट आपको किया जा सकता है उस नौकरी से। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी थी इन द केस अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस केस के बारे में बताया गया है कि अगर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं पास में तो उस केस में आपको चाहे एम्प्लॉयर तो ना रखे उसकी जॉब पे, ठीक है, दिस इज अ डिस्क्रिशन। ऑलराइट, इसके बाद पासपोर्ट की बात करें। व्हेन कैन द पासपोर्ट अथॉरिटी डिनाई एन एप्लीकेंट पासपोर्ट। तो पासपोर्ट कब डिनाई किया जा सकता है? तो देखो हमारे यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, सेक्शन 6(2) के अंतर्गत। तो सेक्शन 6(2) में एक इंडियन पासपोर्ट एक्ट में कहा गया है कि पासपोर्ट अथॉरिटी रिफ्यूज कर सकती है किसी भी पर्सन को पासपोर्ट देने से ऑन स्पेसिफिक रीजंस। जैसे कि ये स्पेसिफिक रीजंस क्या हो सकते हैं कि पर्सन सिटीजन नहीं है इंडिया का, पर्सन जो है वो बाहर इंगेज्ड है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को यहाँ पे स्टेक पे रखती हैं, या फिर एप्लीकेंट ऐसी किसी कंट्री में जाना चाहता है जहाँ पे कंट्री की सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है, या फिर किसी ऐसी कंट्री में ऑलरेडी बेस्ड है जहाँ पे इंडिया के उस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बन पा रहे हैं, या उसके कारण, उस पर्सन के कारण फ्रेंडली रिलेशंस को यहाँ पे हार्म हो सकता है, ठीक है। इन सब के अलावा पर्सन के एंटीसीडेंट्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उसका कन्विक्शन है ऐसे किसी केस में जो माना जाता है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, जहाँ पे कम से कम अगर 2 साल की सज़ा है, 2 साल की सज़ा है, अगर उसको 2 साल या 2 से ज़्यादा साल की, तो उसको मॉरल टर्पिट्यूड के केस में माना जाता है। और अगर 2 साल से कम है तो वो पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको मिली है लास्ट 5 सालों में, तो उसे तब तक पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो भी नहीं दिया जाएगा, अगर किसी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है तो भी उसे ये नहीं दिया जाएगा पासपोर्ट, ओके। और जो जनरल पावर है टू डिनाई अ पासपोर्ट, ये कब होती है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये जनरल पावर होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा इस पर्सन को पासपोर्ट देना, तो भी उस पर्सन को रिफ्यूज़ किया जा सकता है पासपोर्ट,
ठीक है, अब क्या इसके अगेंस्ट कोई लीगल रेमेडी है? तो सेक्शन 22 जो है इस एक्ट का, इंडियन पासपोर्ट एक्ट का, ये पावर देता है ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम द प्रोविजंस। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये कह सकती है कि हम इस पर्सन को रिफ्यूज़ करते हैं पासपोर्ट देने से, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बावजूद भी ये एग्जेम्पशन दे सकती है कि इसे पासपोर्ट दिया जाए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ बहुत ज़्यादा पावर्स है अंडर इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। ओके, इसके अलावा अगर कोर्ट ने स्पेसिफाई किया हुआ है किसी ऑर्डर में कि इसे इस पर्सन को इसी पीरियड के लिए पासपोर्ट दिया जाए तो वो तो अलग बात है, और अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो 1 साल तक के लिए उसे पासपोर्ट दिया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया था। देखो 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी जो वैलिडिटी है इसको अपहोल्ड किया, सेंटर की वैलिडिटी को, कि सेंटर यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकता है किसी को भी पासपोर्ट। लेकिन यहाँ पे प्रशांत भूषण जी जो जाने माने वकील हैं, इन्होंने एक केस किया, इन्होंने इसको चैलेंज किया इस प्रोविज़न को, कि पहली चीज़ तो ये कि सेंटर अपनी मनमानी कैसे कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा है कि 2 साल से ज़्यादा जिसको भी सज़ा मिली हुई है उसको यहाँ पे इनएलिजिबल किया जा सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे सीरियस और नॉन सीरियस ऑफेंस में तो यहाँ पे आपने कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं किया। ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है यहाँ पे नॉन सीरियस और सीरियस क्राइम्स के बीच में, बेलेबल नॉन बेलेबल के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये एक अनरीजनेबल और आर्बिट्ररी तरीका है। और ये जो आपने बात की है कि 1 साल तक के लिए उसको पासपोर्ट दिया जाएगा अगर कोई ऑर्डर पास नहीं होता है, तो ये भी थोड़ा आर्बिट्ररी है, ये प्रशांत भूषण ने कहा है। तो ये हमने पूरी जो इशू था उसको डिस्कस कर लिया है। ये याद रखना है कि कौन कौन से सेक्शन हैं, मतलब सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है, कि क्या क्या प्रोविजन है ये याद रखना है, और कौन सा एक्ट है ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आज का इतना हो गया है। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो देखो यहाँ पे 4 MCQs हैं, छोटे छोटे हैं, आसान से हैं, 1-2 थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। दिस विल प्रूव कि कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, जो लास्ट मैंने 1-2 लेक्चर्स लिए उनके ऊपर बेस्ड है। तो साउथ टू नॉर्थ याद रखना, साउथ टू नॉर्थ आपको अरेंज करना है इन आइलैंड्स को। अगालेगा आइलैंड, अजम्पशन आइलैंड, मॉरिशस आइलैंड एंड सेशल्स। तो इन चारों को आपको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। साउथ टू नॉर्थ याद रखना, उल्टा मत कर देना। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन है, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, फर्स्ट नंबर। सेकेंड इज which of the following statements are correct regarding the difference between pardoning powers of governor and president। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है ये बताना है। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल वाइल द गवर्नर कैन नॉट। तो प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल से दिए गए सेंटेंसेस को पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट। तो प्रेसिडेंट ही सिर्फ डेथ सेंटेंसेस को पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट है बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव कॉन्करेंट पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के पास ही सेम पावर्स होती हैं सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन की फॉर द डेथ सेंटेंस। ये कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये आपके 4 स्टेटमेंट्स हैं। ओके, 4 ऑप्शन हैं। देन आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्शन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 4 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं सॉरी। रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ पीरियड ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का पीरियड कम करना। रिस्पाइट का मतलब होता है अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। तो किसी स्पेशल कारण से, स्पेशल फैक्ट के कारण लेसर सेंटेंस देना किसी को। और तीसरा रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब होता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, तो किसी के एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा देना। ठीक है, तो ये 3 जो हैं इसमें आपको बताना है कि क्या ये तीनों पेयर सही हैं, कौन सा पेयर सही है ये आपको बताना है। दीज आर द ऑप्शंस। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है इंडिया में यहाँ पे। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम एंड डिराइव देयर पावर फ्रॉम द स्टेट। तो ये ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है और ये स्टेट से पावर डिराइव करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है दे ओनली हैव द पावर टू ट्राई केसेस विच आर स्पेशली कॉन्फर्ड अपॉन बाय सम स्टैट्यूट। तो सिर्फ किसी स्पेशल स्टैट्यूट, किसी स्पेशल लॉ से इनको जो पावर्स दी जाती हैं स्पेशल, वो उन पावर्स को ही, ये उन पावर्स के अंतर्गत ही केसेस को ट्राई कर सकते हैं, ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।